हेलो गाइस, नमस्कार। मैं ऋतु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, इस चैनल में देश के करंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक अच्छा बदलाव लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमसे जुड़ें और एक इस चेन को हमारी आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। सो गाइस, आज हम किसानों के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में हम सब जानते हैं 3 बिल जो आए हैं और ये जो बिल हैं किसान से संबंधित हैं और ये राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुके हैं और इसमें प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर बाकी हैं और इन बिलों को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और देश बंद की बातें वो हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये बिल क्या है और ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ऐसा क्या है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम 70 सालों में भी किसानों की जो समस्याएँ हैं वो नहीं दूर कर पाए। हमारे देश में लगभग 52% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी इनकम एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो हम इन 65 से 70 करोड़ लोगों की ब्रेड एंड बटर के बारे में बात कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, हमारे देश में ये जो 50% जो लोग हैं बट इनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 17% है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर में, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, 1990 के बाद जो है किसानों की आत्महत्या के मामले में सुनने को मिले थे। 1995 से 2013 के बीच लगभग 2,96,000 किसानों ने आत्महत्या की। उसकी वजह ये थी उनका लोन जो है वो बहुत बढ़ गया था। कई बार वो एक लोन लेने के लिए दूसरा लोन जो है चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते थे। तो इस तरह से उनकी स्थिति दयनीय होती गई। जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है हमारे देश में, मतलब वो काफ़ी हद तक मौसम के ऊपर डिपेंड है। कई बार बाढ़ और सूखे की वजह से भी फसलें ख़राब हो जाती हैं और कई बार उनको उनकी सही लागत तक नहीं मिल पाती है। अब APMC मंडीज़ में ये सस्ते दामों पर कई बार सेल कर देते हैं और उनकी हालत जो है, जो इनकी स्थिति है वो कभी सुधर नहीं पाती। तो इसकी जो आज इनकी स्थिति है, इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हो चुकी थी। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसकी जो शुरुआत है वो 9000 BCE में हो चुकी थी और अंग्रेज़ जो हैं भारत में 1600 शताब्दी के दौरान आए थे एज एन स्मॉल ट्रेडर्स और वो मसालों का व्यापार करते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के राजा जो थे इंडिया में उनसे साठगांठ कर ली और राजाओं ने इनको सैन्य सहायता दी और बाद में प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और वो धीरे धीरे अपना शासन बढ़ाने लगे। तो वो क्या करते थे, हमारे देश जो मसाले होते हैं और जो कॉटन कपड़े होते हैं वो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल करते थे और बदले में सोना चांदी जो पैसा है वो आता था इंग्लैंड से। बाद में इंग्लैंड की सरकार ने बोला कि वहाँ के पैसे की व्यवस्था आप वहीं से कीजिए। तो इन लोगों ने क्या है, हमारे पैसे से ही हमारी चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने क्या तरकीब लगाई, उस टाइम पे लगभग 72% जो लोग थे, लगभग 320 मिलियन लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो इन लोगों के ऊपर डिफरेंट टैक्स, लैंड टैक्स रिफॉर्म्स लगा दिए, जैसे जमींदारी सिस्टम हो गया, रेतवारी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया। इन सिस्टम्स के द्वारा किसानों का शोषण किया जाने लगा। कई बार जो कर वसूल करते थे वो अंग्रेज़ों के कर्मचारी वसूल करते थे, कई बार ठेकेदार वसूल करते थे, आड़ित्य होते थे वो वसूल करते थे। तो और बीच में उनको बदले में उनको कमीशन दिया जाता था और ठेकेदार भी इस बात पर नियुक्त किया जाता था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से कर वसूलेगा उसको ठेका दिया जाता था। तो इस तरह से ठेकेदार भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर किसानों का तरीके से शोषण करने लगे। हमारे देश में जो अंग्रेज़ों का शासन है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन है, वो 1858 से 1947 तक चला। अब 1947 में अंग्रेज़ चले गए थे बट 1820 में जो हमारी GDP है वो 16% थी ऑफ वर्ल्ड। ये घटकर 1870 में ये 12% हो गई और 1947 में सिर्फ 4% हो गई। तो इस लेवल तक एक्सपर्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था। अब अंग्रेज चले गए। जो बाद में जो सरकार आई उन्होंने भी इस सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने किसानों को बोला आप हमें वोट दीजिए, हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। तो उनका तो कर्जा माफ़ उन्होंने किया बट जो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई स्टेप नहीं दिया। तो वो आगे बढ़ते गए पर जो किसानों की जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी ही रह गई। तो अब किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार 3 बिल लेके आई है और उन 3 बिलों के मुताबिक नंबर 1, किसान मंडियों से बाहर भी जो APMC मंडीज़ होती हैं उनके बाहर भी अपनी फसलें सेल कर सकते हैं। तो
इससे क्या है, वन नेशन वन मार्केट जो है वो एस्टेब्लिश हो पाएगा और किसानों को ज़्यादा मुनाफा होगा। नंबर 2, किसान जो हैं एसेंशियल जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं, उनका भंडारण कर सकते हैं। तो इससे क्या है, वो उनकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और वो सही टाइम पर उनको सही कीमत मिल सकेगी। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी की है, उस लिस्ट को वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकती है। और वो स्टेप जब लेगी, जब उसको लगेगा कि जो ख़राब यानी कि जो फसलें हैं, जो फल हैं और जो सब्जियां, उनके दाम अगर 100% बढ़ गए हैं तब वो स्टेप लेगी, या उसे लगेगा कि जो ख़राब ना होने वाली चीज़ों के दाम 50% बढ़ गए हैं तब वो स्टेप लेगी। सो नंबर 3, जो किसान जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ को भी डायरेक्टली अपनी फसलें सेल कर पाएंगे, तो उनको क्या ज़्यादा मुनाफा होगा। अब तक क्या होता आया था, ज़्यादातर राज्यों में जो किसान हैं अपनी फसलें APMC जो मंडी हैं उनको ही सेल करते थे। तो कई बार वो क्या है, ख़राब ना होने की वजह से कम दामों पर सेल करते थे और उनको तरह तरह की समस्याएं आ रही थी। जो 20 रुपये किलो की चीज़ किसान मतलब मंडीज़ में सेल करता था, वो हम तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये किलो हो जाती है। तो इसके बीच में बहुत सारे लाइसेंस मिडलमैन होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, लार्ज ट्रेडर्स, आड़ित्य होते हैं, एजेंट्स होते हैं। तो ये एक चैनल होता है। तो कई बार क्या है, किसान जो है जिसने सही मेहनत की है उसको उसकी लागत तक नहीं मिल पाती, और ये बीच के मिडल मैन हैं ये फ़ायदा जो है कमा जाते हैं। तो इसलिए अब किसान जो गवर्नमेंट है ये 3 बिल इसलिए लेके आई है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। सो अब इस बिल को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो है किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे देश में छोटे किसान ज़्यादा हैं, यानी कि जिनकी जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है, और वो ऐसे किसान लगभग 80 से 85% हैं। तो अब क्या है, लोग सेना की गाड़ियों को रोक रहे हैं, लोग एम्बुलेंस को रोक रहे हैं, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता, शांति से भी अपनी बात रखी जा सकती है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रदर्शन में जो लोग हैं वो ज़्यादातर किसान हैं ही नहीं। कुछ लोग ग्लोबल क्लाइमेट की तख्ती को लेकर खड़े हुए हैं प्रदर्शन में। ये एक भीड़ इकट्ठी की गई है, इनको पता ही नहीं है, बिल के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है। सो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमारे देश में जो प्रदर्शन हैं वो भी नकली होते हैं, जो दंगे होते हैं वो भी प्लान्ड होते हैं, और ये कई बार सिर्फ गवर्नमेंट को नेगेटिव दिखाने के लिए किया जाता है। ये सब वोटों का खेल है। अब ये हमें समझने की ज़रूरत है। इनको स्टूडेंट्स की कोई नहीं पड़ी, इनको किसानों की कोई नहीं पड़ी। इनको अगर किसानों की इतनी चिंता होती तो इतने सालों में ये भला कर चुके होते, और किसानों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि उनका असली हित कौन चाहता है। सो अब इसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकती है, उसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो आएँ और उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी प्रॉब्लम सुने, और जो सरकार की तरफ से जो नियुक्त व्यक्ति है उनको एडवांटेज समझाने की कोशिश करे कि क्या लाभ उनको मिल सकते हैं इन बिलों के द्वारा, और इस तरह से बातचीत के माध्यम से जो है समस्या का हल निकाला जा सकता है। और इसको DD नेशनल पर टेलीकास्ट किया जा सकता है। जो लोग नहीं आ सकते तो वो ऑन TV देख सकते हैं, तो उनको अवेयरनेस मिलेगी कि क्या उनको फ़ायदे हैं, ये उनको पता चलेगा। तो अब किसान ने कुछ पॉइंट्स रेस किए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया है। तो क्या है ये पॉइंट्स, हमें ये समझना है। तो किसान अब ये बोल रहे हैं कि जो उनको पहले MSP मिलता था, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिलता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऐसा ना हो कि जो कंपनीज़ हैं वो उनका शोषण करें, वो उनको ना मिले। नंबर 2, किसान ये बोल रहे हैं कि उनके पास जो सरकार है वो तो ये तो बोल रही है आप भंडारण कीजिए, लेकिन उनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो कैसे स्टोर करेंगे। नंबर 3, किसान ये बोल रहे हैं कि जो APMCs मंडीज़ में जो लोग होते हैं वो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और इस बिल में बताया गया जिसके पास भी पैन कार्ड हो वो व्यापार कर सकता है किसान के साथ। तो ऐसा ना हो कि कुछ गलत लोग उनका शोषण करें, तो किसानों को ये चिंता है। तो किसान अब जो आड़ित्य हैं उनको ये समस्या हो रही है कहीं उनकी नौकरियां ना छिन जाएं। जो राज्य सरकारें हैं उनको ये चिंता है कि उनका जो कमीशन जो आता था मंडियों से वो ना बंद हो जाए। तो सरकार ने कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए हैं। सरकार ये बोल रही है कि MSP पहले भी दिया जाता था, आगे भी दिया जाएगा।
ये सिर्फ किसान की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि वो मुनाफा कमा सके और जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार आ सके। नंबर 2, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि APMCs मंडीज़ पहले भी थी, आगे भी रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट ये बोल रही है ये जो बिल है ये किसान के हितों में ही बनाए गए हैं। हमारे देश में जो कोई भी कानून बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में बनाया जाता है। काफ़ी सारे लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही कोई बिल जो है पास होता है। तो ये किसानों के हित में ही है और किसानों को इसके फ़ायदे समझने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4, कुछ किसान ये बोल रहे हैं ऐसा ना हो उनकी ज़मीनें जो छिन जाएं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उनकी ज़मीनें छीन लें। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इस बिल का लैंड की बिक्री या लीज से कोई लेना देना नहीं है, जो ओनरशिप है वो किसान के पास है। सो ये पॉइंट्स थे। सो अब गवर्नमेंट को भी कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा ना हो जैसे जो कंपनीज़ हैं वो स्टार्टिंग में तो अच्छा पैसा दें किसानों को, बट बाद में ऐसा ना हो कि वो स्टोरेज कर लें चीज़ों का और किसानों को बोले हमें अभी स्टॉक की ज़रूरत नहीं है और किसान कम दामों पर मजबूर हो जाएं सेल करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक फ़िक्स प्राइस, मिनिमम फ़िक्स प्राइस है वो उनको मिलना ही चाहिए। ये एक पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उनके पास जो एसेंशियल स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, ताकि उनकी फसलें वेस्ट ना हो और वो सही टाइम पर सही कीमत उनको मिल सके। तो आई होप गाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है, जो भी मैंने रिसर्च किया है, जो भी मैंने न्यूज़ देखी है, मैं रोज़ न्यूज़ देखती हूँ, मतलब 1 से 1.5 घंटा मैं रोज़ न्यूज़ देखती हूँ, तो उसका जो निचोड़ है, घंटों की न्यूज़ का निचोड़ मैं कोशिश करती हूँ मिनटों में देने की कोशिश करूँ। और मेरी हर एक वीडियो से मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि नॉलेज, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी आपको मिले और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो बना सकूं और एक अच्छा बदलाव ला सकूं। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा के लिए अपना खून बहाते हैं और दूसरे हमारे देश के किसान जो हमारी थाली में अन्न परोसने के लिए अपना पसीना बहाते हैं। तो दोनों को मेरा सशक्त प्रणाम है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। 90% अपने बारे में सोचें और 10% देश के बारे में सोचें। तो जैसे ऋतु शर्मा, साइनिंग ऑफ। जय।